एग्ज़ाम में तो पूरे आंसर्स बिल्कुल सही लिख करके आते हैं। एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से मन लगा के करते हैं, बट फिर भी जब मार्क्स मिलता है तो बहुत ही मतलब एक एवरेज मार्क्स मिलता है। बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से पास हुए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप भी अपने नर्सिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या फिर नर्सिंग के इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में आपको आपके बीएससी नर्सिंग के इंटरनल एग्ज़ाम एज वेल एज एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, जिससे आपको एक अच्छा मतलब मार्क्स भी मिले, साथ ही साथ आप अपने नॉलेज को, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको अच्छे से अपने आंसर शीट में आप प्रेजेंट कर पाओ। स्पेशली ये वीडियो यूज़फुल उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, ठीक है, तो उनको वर्ड फॉर्मुलेशन या फिर कह लो सेंटेंस फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक देखना। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग का ना एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो ना, वो सब थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है। उसमें कुछ भी आपका कैलकुलेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी आंसर शीट चेक करेंगे तो वो ये इवैल्यूएट करेंगे कि आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आंसर शीट में लिखा है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपकी राइटिंग कैसी भी हो, ठीक है, अगर आपने स्टेप्स अच्छे से फॉलो करें हैं और एट लास्ट आपका आंसर सही आया है तो न्यूमेरिकल्स पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट थियरी में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन के आंसर को कितना अच्छे से एक्सप्रेस किया है, कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंट किया है, और कितने सारे टॉपिक्स और कितने सारे सब टॉपिक्स आपने उस आंसर्स में लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बीएससी नर्सिंग के जो आंसर्स होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर्स आप लिखते हो, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है, तब जा करके एक एग्जामिनर आपको एक प्रॉपर अच्छा मार्क्स देगा और आपकी कॉपी सही तरीके से इवैल्यूएट होगी। स्टूडेंट, अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में इंटरनल एग्जाम या फिर एक्सटर्नल एग्जाम में आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो अब तक मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं, मतलब मेरी जो प्रीवियस वीडियोस पे जो भी कमेंट्स आए हैं, उससे मुझे इतना समझ में आया है या फिर इतना पता चला है कि उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि बच्चों को, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो 11th-12th तक का पूरा स्टडी रहा है वो एक स्टेट बोर्ड से रहा है, तो इसलिए उनका इंग्लिश का जो सेंटेंस फॉर्मुलेशन है उसमें उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चों का ये इशू है कि दीदी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं बट हमें वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी आंसर शीट शेयर किया था, उसका ये था कि मतलब मैंने तो सारे आंसर्स लिखे हैं लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स बहुत कम मिले हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, फिर आखिर मतलब मार्क्स क्यों कम मिले हैं। तो कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में मेनली डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपका कुछ अलग से इशू है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँ या फिर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैक ऑफ वर्ड्स, या फिर इंग्लिश समझ आती है बट लिख नहीं पाते हैं। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ बेटा दिमाग में ये बैठा लो कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसे आपको तोड़ना है और बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ गेम, ठीक है, मैटर ऑफ वर्ड गेम। जैसे कि हिंदी हमारी मदर टंग है, मतलब आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती होगी वहाँ का वो आपका जो अपना लैंग्वेज है वो मदर टंग है। तो आप बचपन से उस लैंग्वेज को सुनते आ रहे हो, ठीक है, आपके घर में आपकी फैमिली उसी लैंग्वेज में बात करती है, आप अपने फ्रेंड से उसी लैंग्वेज में बातें करते हो, आप फ़ोन में जो भी वीडियोज़ एंड ऑल देखते हो वो भी उसी लैंग्वेज में होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने मदर टंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, ठीक है, बहुत हैबिचुअल हो गए हो। तो जब आप दूसरी लैंग्वेज पे आते हो तो वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच या फिर और भी जो कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हमको वो सब नहीं सीखना, हमको एक नॉर्मल इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका सबसे एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस। मतलब अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आप ना फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप 1 मंथ तक अगर पूरी कंसिस्टेंसी और पूरे डेडिकेशन के साथ मैं जो आपको इंग्लिश सीखने का प्रोसेस बताऊंगी, अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो 1 मंथ के बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे, मतलब सेम
1 मंथ के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और मुझे बताना कि मैंने जो टेक्निक या जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपके काम आया या नहीं आया। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ तक इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 1 मंथ के बाद आप खुद कहोगे कि इंग्लिश तो मुझे समझ भी आती है, मैं बोल भी सकती हूँ और मैं लिख भी सकती हूँ। मतलब इंग्लिश से ज़्यादा इजी लैंग्वेज तो कुछ है ही नहीं। और बीएससी नर्सिंग देखो, अगर मतलब मुझे लगता है अगर आपने बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेने का सोचा है मतलब या ले चुके हो तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया होगा कि बीएससी नर्सिंग में आंसर्स आपको इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नर्सिंग का था नहीं, जैसे उन्होंने डायरेक्टली एडमिशन लिया है, तो बेटा आप जान जाओ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश अब आपको सीखना कैसे है, जैसा कि मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको अपने लिए मतलब इंग्लिश सीखने के लिए आप अपना 1 मंथ का टाइम अपने लिए सेट कर लो। पर डे आपको अपने लिए मिनिमम 1.5 आवर निकालने हैं, क्योंकि देखो अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में अपना एफर्ट डालते हो उसके बाद ही आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो भी पूरे 24 घंटे का रूटीन है उस रूटीन में से कुछ काम को थोड़े दिन के लिए स्किप करो और 1.5 आवर डेली बेसिस पे अपने लिए सेट करो। और वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग में 1.5 आवर अपने लिए निकालो या इवनिंग या आफ्टरनून या फिर बेड टाइम पे, मतलब आपका जो भी रूटीन है उस रूटीन में से आपको 1.5 आवर डेली बेसिस पे 1 मंथ तक अपने लिए निकालना है, जिससे आपका ये जो इंग्लिश में आंसर लिखने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश में आंसर कैसे लिखें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको 1 मंथ के लिए अपने लिए 1.5 आवर का टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस 1.5 आवर में आपको करना क्या है, देखो हम प्रैक्टिस भी वो करेंगे ना जिसमें आपका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप अपने लिए जो भी आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो उस सेमेस्टर का कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लो, चूज़ कर लो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस नहीं बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं बताऊंगी, बहुत बेसिक सा प्रोसेस बता रही हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, 1 मंथ डेली बेसिस पे आपको 1.5 आवर उस सब्जेक्ट को पढ़ना है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल एज टू कवर योर सिलेबस। ठीक है, मान लो मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को क्या होता है कि नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एक्सटर्नल एग्जाम तो होगा नहीं, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इसका तो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ कर लो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अब सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी मत चूज़ करना। अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी चूज़ करोगे, मतलब एनाटॉमी या फिजियोलॉजी चूज़ करोगे, तो इससे आपका 2 बेनिफिट होगा। आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही होगी, बट डेली बेसिस पे आप 1.5 अगर एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ आपका ये, क्योंकि टफ सब्जेक्ट होता है तो इसका आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी सक्सेसिव सेमेस्टर के स्टूडेंट हो लाइक 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th या 7th, तो आपको क्या करना है कि आप अपने सेमेस्टर का कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद अपने 24 आवर के रूटीन में से 1.5 आवर अपनी इंग्लिश पे, अच्छा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड के लिए 1.5 आवर अपने लिए सेट कर लो। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे है, तो मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जांपल लेके बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप सक्सेसिव सेमेस्टर में पहुँचते हो तो कहीं ना कहीं आप हैबिचुअल हो गए होते हो, तो इसलिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। इसके अलावा आप किसी भी सक्सेसिव सेमेस्टर में हो तो मैं जो टेक्निक बता रही हूँ वो टेक्निक सभी सेमेस्टर के बच्चों के लिए सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज आपने एनाटॉमी चूज़ किया है, अपने 1.5 आवर का जो आपका स्टडी रूटीन अभी नया बना है इस वीडियो को देखने के बाद, उसके लिए आपने अगर एनाटॉमी सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपना सिलेबस लो। मेरा एक बहुत ही कॉमन सा सजेशन है जो मैं जब भी स्टडी रिलेटेड आपको गाइडेंस देती हूँ तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि भाई अगर सेल्फ स्टडी करनी है, अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास आपके कोर्स का सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीन पे दे के कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @syllabus करके मैसेज कर दो, मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आपके पास आपके सिलेबस का प्रॉपर प्रिंट आउट होना चाहिए। हाँ, आजकल सब बहुत एडवांस हो रहा है तो फ़ोन में डिजिटल फॉर्म में रखने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रॉपर प्रिंट निकलवा लेना। मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका अंडर 50 रुपीज़ आपका ये प्रिंट आउट रेडी हो जाएगा, तो उसका प्रिंट निकलवा के साइड में रख लो। उसमें आप कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो गया है तो आप फर्स्ट यूनिट
के अलावा कोई भी अपना यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो तैयार हुआ है अभी तक, तो आप आराम से 2 यूनिट का टारगेट रखो। नहीं, 2 यूनिट बहुत कम हो जाएगा, फिर आप थोड़े आलसी हो जाओगे। आप कम से कम 4 यूनिट का टारगेट रखो। जो आपका पहला यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, आपको ये पढ़ना है, एंड देन रिस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम्स अगर आप एनाटॉमी को सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आप उसके सिलेबस के हिसाब से कोई भी 4 यूनिट 5 यूनिट, जो भी देखना कितना बड़ा यूनिट है एंड ऑल, उसके हिसाब से 4-5 यूनिट अपने लिए सेलेक्ट कर लेना। मैं एनाटॉमी का एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनाटॉमी सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप अपना देख लेना। तो अगर आप एनाटॉमी सेलेक्ट करते हो तो आपको ये यूनिट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, आपको इतने यूनिट का 1 मंथ का टारगेट सेट कर लेना है और डेली बेसिस पे आपको 1.5 आवर की स्टडी करनी है। अब देखो आप स्टडी करोगे कैसे। अब या तो आप एनाटॉमी अगर आप नोट्स मतलब आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपके पास बुक है तो भी अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स या बुक आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आप मुझसे भी एनाटॉमी की नोट्स बाई कर सकते हो, जिसका प्राइस है 149 रुपीज़। और आपका स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे @149 एनाटॉमी नोट्स करके मैसेज कर दो, तो मैं नोट्स की जो भी डिटेल्स हैं, नोट्स का जो भी PDF है, मैं वो आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरी नोट्स बाय करते हो या आप अपनी बुक पढ़ते हो या फिर आप अपना कोई खुद से नोट्स बनाते हो, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली चीज़, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जिनको ये सेंटेंस फॉर्मुलेशन में दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्स में या बुक्स में, वो सोचते हैं ना कि उनको जस्ट रटाफिकेशन की आदत हो गई है कि जस्ट उसको रीड कर लिया, रट लिया एंड देन अब एज इट इज़ जाके एग्जाम में लिख देंगे। तो भाई BSc नर्सिंग को ठीक है, मतलब लोग बहुत ईजी समझते हैं, कुछ लोगों का तो ऐसा भी माइंडसेट है कि इसमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और आंसर्स तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखने होते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो आपको ना एज इट इज़ रटना नहीं है। स्पेशली जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उनको तो एज इट इज़ बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। उनको करना क्या है, देखो आप कोई टॉपिक लिए, मान लो आज आप पढ़ रहे हो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स में जितने भी टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, अब आप मान लो मुझसे नोट्स बाय किए हो या फिर आप बुक से पढ़े हो या फिर अपनी खुद से नोट्स बनाया, तो उस चीज़ को अच्छे से कोई उस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ो। पढ़ने के बाद वो कॉपी जो भी है, नोट जो भी है, उसको साइड करो, ठीक है। अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आपको अपनी अलग एक नोटबुक रखनी है, ये पॉइंट मुझसे मिस हो जाता, बट ये जो आपका 1.5 आवर का स्टडी पीरियड होना है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल, तो इसके लिए आपको आपका एक नोटबुक पर्सनल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको पूरा पढ़ लो, 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद बुक कॉपी नोटबुक जो भी है उसको बंद करो और साइड करो। अब आपकी ये वाली जो नोटबुक है जिसमें आप अपना 1.5 आवर, जिसमें इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए जिसमें आप पढ़ाई करने हो, उसमें आपको सेम क्वेश्चन, मतलब मान लो आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, तो अपने से एक क्वेश्चन सोच लो, डिफाइन बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स, ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन अपने से बना के खुद को क्वेश्चन दो, ठीक है। सोचो कि आप ही खुद के एग्जामिनर हो, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता है। तो आप अपनी जब खुद से, मतलब अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, अगर आप वो खुद से फाइंड आउट करोगे ना, तो उसका सॉल्यूशन भी आप बिल्कुल बेस्ट खुद ही फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको खुद से ही जो टॉपिक पढ़े हो उस टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपने से बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाया आपने, अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में लिखो, समझे, रट के नहीं लिखना है। पढ़े, समझ आ गया, प्रॉपर समझ आ गया, अब टूटी फूटी इंग्लिश, जैसी भी इंग्लिश आपको आती है, अब देखो आप 12th तक किसी भी स्टेट के बोर्ड से पढ़े हो, ठीक है, अगर आपका CBSE बोर्ड नहीं रहा है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, तो इंग्लिश तो सारे सब्जेक्ट में, मतलब सभी बोर्ड में कॉमन सब्जेक्ट है, इंग्लिश हर बच्चा पढ़ता है, तो आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पता है, सेंटेंस फॉर्मुलेशन आपको पता है, बस आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा, आपको जो भी समझ में आया है उसको अब आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, और नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट डे आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि यार हिंदी में लिख देता हूँ या फिर कॉपी नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, ऐसा फील होगा, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। आपको अपने वर्ड में टूटी फूटी इंग्लिश जितनी आती है, जो आती है लिखो, और
कंसिस्टेंसी के साथ ये प्रोसेस को 1 मंथ तक फॉलो करो और अपना इम्प्रूवमेंट लेवल डेली चेक करो कि आज आपको इंग्लिश लिखने में, मतलब इंग्लिश में आंसर को लिखने में कितना प्रॉब्लम आया, कल कितना प्रॉब्लम है, मतलब डेली बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट करो। देन अपनी प्रॉब्लम भी, मतलब आपको जब प्रॉब्लम पता चलेंगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो एक बारी ये प्रोसेस करके देखो, क्योंकि जब तक आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ही जब तक आप अपना आंसर बनाना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश में आंसर लिखना कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट कंसिस्टेंसी के साथ खुद पे बिलीव रख के मेहनत करना है सही डायरेक्शन में, स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। आप खुद देखोगे कि 1 मंथ के बाद अगर आप, मतलब 1 मंथ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे 2-4 टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, साथ ही साथ आप उस टॉपिक का आंसर अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आपको ये भी पता, आपका ये भी तैयार हो रहा है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है, प्लस आपको इंग्लिश में आंसर लिखने में जो प्रॉब्लम आ रही है डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपका इंप्रूव होता रहेगा, जो आपका इंग्लिश का वीक पॉइंट है वो भी इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आंसर लिखने का ये जो अगर इंग्लिश में आंसर लिखने की स्किल को अगर आपको सीखना है तो मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है। तो एक बारी आप इस टेक्निक को फॉलो करो एंड लेट मी नो कि इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो अगर आप आज की डेट में मेरी वीडियो देख रहे हो, मान लो 2 अगस्त या 3 अगस्त को, तो 1 मंथ का टारगेट सेट करके प्लीज़ 1 मंथ के बाद मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करके बेनिफिट मिला या नहीं मिला। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आंसर तो लिख लेते हैं लेकिन मार्क्स बहुत कम मिलता है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है अब वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करते हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं मिलता है, तो अब इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलता है, अभी जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो नर्सिंग के आंसर्स होते हैं उसमें आपको थियरी लिखनी है, उसमें कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करना है कि अगर आपने जैसे तैसे कुछ भी करके अगर आपने आंसर ला दिया तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। थियरी का मतलब होता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन में जो भी टॉपिक दिया गया उस टॉपिक को कितना अच्छे से आप डिफाइन करते हो। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझो ना कि आप आंसर नहीं लिख रहे होते, आप एक्चुअल में एग्जामिनर को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके माइंड में यही है ना कि वो इवैल्यूएट कर रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में टॉपिक दिया गया है उसमें उस टॉपिक के बारे में आपको कितना नॉलेज है, तो आपको अपना नॉलेज आंसर शीट में एक्सप्लेन करना है। मतलब समझो कि एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन करो, तो जितना अच्छा आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन करोगे ना अपनी आंसर शीट में उतना ही ज़्यादा बेटर और अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और एक चीज़ और बैठा लो, कॉलेज में ना मार्क्स के पीछे मत भागना। मेरे जब सेमेस्टर्स के आप रिजल्ट देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बहुत ही वीक स्टूडेंट है, बट आपको मैं बात बताऊँ, मेरी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं ना कि मतलब आपको एक एवरेज मार्क्स ही देती हैं, बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं देती, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे बैच में ना हम सबका पेपर बहुत अच्छा जाता था, मतलब 2-4 स्टूडेंट को आप हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, बट उसके अलावा फिर भी हम सबके, मतलब जो SGPA हमारा सेमेस्टर का था ना सबके सिमिलर, मतलब 0.5 किसी का ज़्यादा तो 0.2 किसी का कम, मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल एक ऑन एन एवरेज, मतलब क्या ही बताऊँ। तो हम बस देखते थे कि हमारे रिमार्क में पास लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि भाई एक बार सप्ली लग गई ना तो फिर बहुत ही झेलना पड़ जाता है। तो ठीक है, पास हो गए, अब जो भी SGPA है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, मुझे पता है ना कि मैं आंसर कैसे लिख के आई थी, तो आपको भी ना अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो आप पास होने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे प्रॉब्लम कहाँ गलती हो जाती है। तो बात ये है कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आप उस आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और आप हमेशा टाइम, एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड में आपको आपका जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट करना होता है। ये टास्क स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आप स्टूडेंट हो तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ना, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको माहिर होना पड़ेगा, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम टॉप लेवल की जो स्किल है वो। तो अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा लाइट का इशू है, बट चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो आपका क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी आंसर लिखो हमेशा 2 पेन का यूज़ करो, दैट इज़ आपका ब्लू पेन और ब्लैक पेन, और ट्राई करना कि जो आपका ब्लैक पेन हो ना वो थोड़ा, मतलब कि जैसे उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा, आप कह सकते हो थोड़ा थिक हो या बोल्ड हो। ठीक है, क्योंकि आप हेडिंग जब भी बनाओ तो ऑफकोर्स उसको आप बोल्ड हेडिंग ही तो बनाओगे, तब तो आपको एग्जैक्टली जब भी कोई एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करेगा तब तो उसको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, बच्चे ने ये पॉइंट और ये टॉपिक के अंडर ये सब टॉपिक मेंशन किया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि थोड़ा कंजूसी कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल से अगर आप 3 रुपये वाली पेन लेकर के एग्जाम में जाओगे तो आपको भी पता है कि 3 रुपये वाली पेन का जो नीब होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, तो उससे जब भी आप लिखोगे तो मतलब थोड़ा सा
आप खुद देखना, आप कभी 5 रुपये वाली पेन से लिख के देखना और 3 रुपये वाली पेन से लिख करके देखना, तो थोड़ा आपको डिफरेंस खुद समझ में आएगा। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपका एग्जाम है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो 5 रुपये वाली या 10 रुपये वाली एक अच्छी पेन ले लो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। अब 50-60 रुपये वाली मत ले लेना, नॉर्मल 5 या 10 रुपये वाली पेन जो अच्छी चले। और बॉल पेन, ठीक है, जेल पेन नहीं यूज़ करना एग्जाम में, प्लीज़, नो जेल पेन, क्लियर सुन लो, नो जेल पेन फॉर एग्जाम। तो आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज़ करना है, ये क्लियर हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि मतलब कि बहुत सारा कलर पेन, कलर स्केच वगैरह लेकर चल के चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यार कॉपी को प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जस्ट ब्लू पेन और ब्लैक पेन रखो, और जो आपकी हेडिंग है उसको हाईलाइट करने के लिए आप एक जो ब्लैक स्केच आता है ना, बस ध्यान देना कि वो थोड़ा लाइट कलर में हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप आंसर शीट के इस साइड पर लिखो तो वो इस साइड पर छप जाए। ये सब चीज़ें अगर एग्जाम में होता है ना, तो मतलब थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है। तो अगर पॉसिबल है तो ही स्केच यूज़ करना, अदरवाइज स्केच को स्किप कर दो। बस आप एक मोटे निब वाला हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन यूज़ करना, ठीक है, तो जिससे आपकी हेडिंग्स हाईलाइट रहेंगी। और फिर डार्क, मतलब एक ऐसा ब्लू पेन चूज़ करना, मतलब डॉट पेन ही यूज़ करना, बट ध्यान देना कि उसका इंक थोड़ा डार्क हो, ठीक है। और जब आप नया नया पेन से डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा लाइट चलता है। तो जिस पेन से आपको आंसर लिखना है एग्जाम वाले दिन, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा इंक ही खत्म कर दिए, थोड़ा सा मतलब 1 पेज 1.5 पेज कुछ आंसर वगैरह पहले से ही लिख लिया करो। तो उससे क्या होता है ना कि पेन थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग का जो उसका लाइट कलर वाला इंक होता है, थोड़ा पेन चला दो तो वो थोड़ा डार्क चलना स्टार्ट हो जाता है। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपको, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम नई नई पेन लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि कल एग्जाम है तो नई नई पेन से सीधा एग्जाम में लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट कलर का पेन चलता है, तो उस पर ना जब अब एग्जामिनर देखेगा तो उसको कुछ हाईलाइट वगैरह नहीं दिखेगा, तो वो एक मतलब सोचेगा कि चलो यार, मतलब कॉपी आपको इतना अच्छा प्रेजेंट करना है आंसर लिख के कॉपी में कि जब एग्जामिनर कॉपी देखे तो उसका मन खुश हो जाए कि ओ बच्चे ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है आंसर को, अच्छी पेन यूज़ किया है, तो चलो पढ़ते हैं किसने लिखा क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसा माइंडसेट होता है। तो आपको पेन को मतलब एक दिन पहले लेकर के थोड़ा सा 1 पेज 1.5 पेज उससे लिख लो, फिर उसी पेन से आपको आपका एग्जाम देना है। और हमेशा 2-3 ब्लू पेन लेकर के जाओ, 2 ब्लैक पेन लेकर के जाओ, स्केल लेकर के जाओ, ठीक है, अपना खुद का पर्सनल। स्केल को जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, बट ऐसा मत करो। जब भी आप कोई हेडिंग दो ना, तो उसके नीचे अंडरलाइन के लिए स्केल यूज़ करो, ऐसे हाथ से ही डायरेक्टली रफली नहीं, स्केल का यूज़ करो। स्केल यूज़ करके हमेशा हेडिंग को अंडरलाइन किया करो। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट शेयर सेंड किया था इंटरनल एग्जाम का, एंड उसका ये था कि दीदी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं बट मुझे मार्क्स बहुत कम मिले। तो जब मैंने उसकी आंसर शीट देखी, मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम स्कैन कॉपी मेरे को शेयर करो। तो मैंने जब उसका आंसर शीट देखा तो मतलब उसने ना बहुत रफली चीज़ों को लिखा था, मतलब क्वेश्चन आंसर के बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ स्पेस नहीं है, कहाँ आंसर, कौन सा आंसर नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है, फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ बहुत रफली उस बच्ची ने बनाया था। हालांकि उसका फर्स्ट एग्जाम था तो उसको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। आपको आंसर को बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करना है। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देती हूँ, तो मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चन है कि मान के चलो कि आपका ये आता है डिफाइन, नर्सिंग फाउंडेशन का लेते हैं, डिफाइन हेल्थ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ, ठीक है, इन सपोर्टिंग गुड हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, तो मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन दिए, डिफाइन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, एंड एट लास्ट रोल ऑफ नर्सेज इन सपोर्टिंग अ गुड हेल्थ। मतलब ये सब एक ही क्वेश्चन में, ये एक ही क्वेश्चन में इस तरीके से इतनी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। तो अब आप जस्ट बड़ा सा पैराग्राफ 4-5 पेज का लिख दोगे, और मैं जब आपकी आंसर चेक करूंगी, आपकी आंसर शीट, तो मैं मतलब क्या चेक करूंगी, मैं पूरा पैराग्राफ थोड़ी पढ़ूंगी भाई, मेरे पास और भी स्टूडेंट्स की नोटबुक है, मतलब। तो एग्जामिनर का भी ना सेम माइंडसेट होता है। अब आपको उसने इसीलिए आपको क्वेश्चंस को स्प्लिट कर करके दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेल्थ का मतलब थोड़ा 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 5-6 लाइन का उसका मतलब जो भी उसका डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आईएनसी का या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एनेमा एंड जैकॉब का, किसी का भी आप एक जो है आपका मतलब डेफिनेशन लिखोगे, प्रॉपर डेफिनेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। जब भी कॉन्सेप्ट लिखो या फिर क्लासिफिकेशन लिखो, डायमेंशन लिखो, हायरार्की लिखो, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ का जो भी कॉन्सेप्ट है, अब आपको पैराग्राफ में ना लिख के आपको कैसे पैराग्राफ में लिखोगे तो उतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसका फ्लो चार्ट बना के लिखोगे, जैसे कि मान लो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेडिंग बना दिया कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो भी उसके 3, 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे हैं, एक लाइन स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो, एंड देन उसके जो भी पॉइंट्स हैं मेंशन करो, ठीक है।
फिर जो कॉन्सेप्ट में आपने सब हेडिंग बनाई है उसको फिर मेन हेडिंग बना करके उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। तो एग्जामिनर आपका वो पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेगा तो आपका कॉन्सेप्ट में जो जो पॉइंट आपने मेंशन किए हैं उसको पढ़ के उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फाइनली कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में आप लिखना क्या चाहते हो, समझे। तो इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली देखो अगर आपका बीएससी नर्सिंग का क्लास स्टार्ट हो गया और इंटरनल एग्जाम वगैरह आप दे दिए हो तो आपने देखा होगा कि रोल ऑफ नर्सेज इज समथिंग जो आपको नर्सिंग के किसी भी आंसर में लास्ट में ऐड करना ही करना होता है। तो रोल ऑफ नर्सेज को ना जनरली बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो पैराग्राफ में ना लिख करके आप क्या करो, जो भी नर्सेज का रोल है, ठीक है, पहले उसकी एक छोटी छोटी हेडिंग बनाओ, ठीक है, रोल ऑफ नर्सेज डाल के छोटा छोटा उसका हेडिंग बनाओ। देन उस हेडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करो। जो हेडिंग है उसको ब्लैक रखो एंड जब उस हेडिंग को एक्सप्लेन करो तो उसको ब्लू पेन से एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से आपका आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल बनेगा। तो जब आप आंसर्स को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखोगे तब जाकर के एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। इस तो फिर से एक बारी मैं आपको कंक्लूड करके समराइज करके बता देती हूँ कि जब भी आंसर लिखना है 2 पेन का यूज करना है, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ठीक है। और ब्लू पेन और ब्लैक पेन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो मतलब थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। ये नहीं कि 3 रुपए वाली पेन लिए और चले गए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेन लेना है आपको। एंड देन उसके बाद आपको ध्यान देना है कि मतलब एग्जाम वाले दिन डायरेक्टली उस पेन से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको क्या करना है कि आपको मतलब कल एग्जाम है तो उस पेन से थोड़ा बहुत 1 पेज 1.5 पेज लिख लो ताकि जब आप एग्जाम में लिखो तो वो पेन थोड़ी डार्क चले, ठीक है। इसके अलावा आंसर्स में हमेशा हेडिंग सब हेडिंग का यूज करके लिखना है। पैराग्राफ में कहानी पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। और रोल ऑफ नर्सेज को जब भी लिखो तो पैराग्राफ में मत लिखो, उसको पॉइंट वाइज लिखो कि नर्सेज के क्या क्या रोल्स होते हैं, तब जाके आपको प्रॉपर कुछ अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप इसके अलावा तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने किस तरीके से आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने आपको आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। तो देखो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कितने भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके जाओ, अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हो एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे अच्छे से। तो देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, अगर उनको वेरी शॉर्ट का आंसर आ रहा है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते रहेंगे। नहीं, आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और जब भी एग्जाम में बैठो तो 5 मिनट का टाइम लेकर के आंसर शीट को पलट के देख लो कि कितना पेज है, आपको बी कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ क्लियर कर लो। एंड देन आपको ये करना है कि जितने मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर है आपको उसको डिटेल में लिखना है, और जो आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं 5 नंबर वाले उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है। वेरी शॉर्ट में आप नॉर्मली मैक्सिमम 2 लाइन, मतलब आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं जो कि 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप मतलब हमारे पैटर्न में तो 4 क्वेश्चन होता था वेरी शॉर्ट में, 5 क्वेश्चन होता था 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, दैट इज द शॉर्ट आंसर, और 2 वेरी लॉन्ग में आता था, और 12 एमसीक्यूज होते थे। तो अगर आपका भी यही पेपर पैटर्न है तो आपको ध्यान देना है कि मतलब स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपको एमसीक्यू है और फिर उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर है उसको कंप्लीट करके खत्म कर देना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आपका जो मेन फोकस है वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पे होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमेशा ध्यान रखो कि वेरी लॉन्ग आंसर के लिए कम से कम आपको आपके एग्जाम का 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ वेरी लॉन्ग आंसर के लिए होता है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह बना करके डायग्राम बना करके सब अच्छे से डिफाइन करना होता है। और अगर शॉर्ट आंसर में अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बना करके आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, कम टाइम में आंसर को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि आंसर लिखने के लिए जो भी गाइडलाइन या फिर जो भी गाइडेंस मैं दे सकती थी इस वीडियो के थ्रू वो सारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परेशान नहीं होना है, जस्ट कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक की जर्नी आप इजिली पास कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।